तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, जो कि हमारे धर्म संघ की एक प्रमुख संस्था है और जिसका मोटो है हमारा संघ हमारा दायित्व। और आज एक ऐसा समय आया है जब इस फोरम के सदस्य और विशेष रूप से जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, वह सदस्य अपनी जागरूकता के साथ इस दायित्व को निभा रहे हैं। पहली जो कोरोना की वेव आई थी उस समय भी हमारे संघ के डॉक्टर्स ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, काफी समाज को सहयोग किया था। और आज पुनः उससे मैं कहूँ भयावह स्थिति एक आई है और इस कोरोना की जो सेकंड वेव है उससे भी हम निश्चित रूप से आपके सबके सहयोग से हम पार पा लेंगे। डॉक्टर विनोद जी धाड़ेवा, जो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सदस्य हैं, आप पूर्णिया बिहार से हैं और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के आप ट्रस्टी भी रहे हैं। तेरापंथ प्रोफेशनल के जो मेडिकल सेल है, डॉक्टर सेल है, उसके आप संयोजक कन्वीनर भी रहे हुए हैं और सक्रियता से हमारी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम जिसका उद्देश्य है कई उद्देश्यों में एक उद्देश्य है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा। आप सभी जानते हैं कि आचार्य तुलसी महाप्रज्ञाचल चिकित्सालय के नाम से एक मोबाइल वैन तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की सक्रियता के साथ निरंतर रूप से कई वर्षों से चल रही है, अपनी सेवाएं दे रही है। उसमें भी समाज के चिकित्सक, दूसरे चिकित्सक अपनी पूरी सेवाएं समाज को देते हैं। मैं आज इस अवसर पर डॉक्टर विनोद जी धाड़ेवा, उनका एक संक्षिप्त परिचय, जैसा मैंने कहा कि आप तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम से सक्रियता से जुड़े हुए हैं, आप पूर्णिया बिहार से हैं, आपने अपनी एमडी मेडिसिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन SNMC हॉस्पिटल जोधपुर से आपने की है। आप प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप पूर्णिया बिहार में पूर्णिया हॉस्पिटल के नाम से आपकी अपनी एक हॉस्पिटल है जिसमें आप सेवाएं देते हैं। मैं आज इस अवसर पर जो ये कोरोना चल रहा है उसमें आपके बहुमूल्य विचार सुनने को मिलेंगे तथा हमारी जो जिज्ञासाएं हैं उनको भी आप समाधान देंगे। पुनः मैं आपका हमारी दोनों ही संस्थाओं की ओर से श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा एवं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम अरहम। बोलो। मुझे ही बोलना है। कविता जी, अपने आप को अनम्यूट माफ कीजिए मेरा माइक। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी सर। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम और जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के संयुक्त तत्वावधान में ये संवाद चिकित्सकों से हमने शुरू किया, जिसपे खासकर कोरोना पे परामर्श और समाधान हम प्राप्त करेंगे समाज के विशेषज्ञ चिकित्सकों से। हमारी जागरूकता ही कोरोना का सबसे बड़ा उपचार है। कोरोना के संदर्भ में हम परामर्श एवं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। परामर्श के लिए अब मेरा निवेदन डॉक्टर विनोद जी धाड़ेवा से। धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदन। मुझे जो ये दायित्व दिया गया है कि कोरोना और उससे संबंधित सारी बातों की मैं जानकारी दूं, तो मैं संक्षिप्त में कोशिश करूंगा कि कोरोना के बारे में पूरी ब्रीफिंग आप लोगों के सामने रख पाऊं और उसके बाद जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उसका मैं समाधान कर पाऊं। मित्रों, कोरोना एक वायरस जनित बीमारी है। ये सार्स फैमिली का वायरस है जिसके अंतर्गत बहुत सारे ये फ्लू इन्फ्लुएंजा के वायरस भी आते हैं। उसी का एक वेरिएंट है ये कोविड-19, जो कि RNA वायरस है। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है समझने की कि जो ये RNA वायरस होते हैं, दो तरह के वायरस होते हैं, DNA और RNA। RNA वायरस जो होते हैं ये अपना कैरेक्टर समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलने में बहुत सक्षम होते हैं।
कहने का ये मतलब है कि अगर आपने एक वेरिएंट के प्रति अपनी इम्यूनिटी कर ली या उसके अगेंस्ट में कोई दवाई आपने विकसित कर ली, तो ये अपना कैरेक्टर बदल लेता है और ये बार बार और जल्दी जल्दी अपना कैरेक्टर बदलने में माहिर होते हैं ये आरएनए वायरस। और उसी फैमिली से आता है ये कोविड-19। अब इसके सामान्य लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो अक्सर हल्की सर्दी, नाक का चलना या जुकाम जिसे कहते हैं, बुखार आ सकती है, आपकी सूंघने की क्षमता कुछ कम हो सकती है, टेस्ट की क्षमता कुछ कम हो सकती है, भूख लगनी कुछ कम हो जाएगी। ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको शुरुआत में सर्दी, जुकाम, हल्की बुखार या सूंघने की शक्ति या टेस्ट की शक्ति आपकी कमजोर पड़ रही है, तो सबसे पहला काम है आप इसका टेस्ट अवश्य करा लें। और ये मुख्यतः ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब जो श्वास तंत्र है हमारा, उसको ये मेनली इफेक्ट करता है। जैसे वायरस क्या होता है कि कुछ क्वांटिटी में आपके शरीर में घुसा, मोस्टली इसका जो प्रवेश द्वार है वो नाक और मुंह है। आंखों के द्वारा भी इन्फेक्शन होता है इसका, लेकिन मोस्टली नाक और मुंह के द्वारा ही ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो ये करने के बाद फिर ये मल्टीप्लाई करता है बॉडी में, और इतना मल्टीप्लाई करता है ताकि वो बीमारी हो जाए। घुसता ये बहुत कम ही नंबर्स में है, और यही जो मल्टीप्लिकेशन की इसकी प्रक्रिया है शरीर के अंदर, ये निर्भर करती है आपकी अवरोधक क्षमता शरीर की कितनी है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत हाई है इनसे लड़ने की, तो हो सकता है ये मल्टीप्लाई ना कर पाए और आपके शरीर में ये रोग ना पैदा कर पाए। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है या आप इसे लड़ पाने में सक्षम नहीं है, तो ये शरीर के अंदर मल्टीप्लाई करेगा और अल्टीमेटली ये लंग्स को इफेक्ट करता है, और लंग्स में एक तरह का निमोनिया लेटर स्टेज में जाके हो जाता है। और बाद में जब ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, तब ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। और दूसरा जो इसका तरीका है इन्फेक्ट करने का, वो है खून के जो थक्के जमने शुरू हो जाते हैं इसके चलते। मतलब इसको हम लोग अंग्रेजी में क्लॉटिंग कहते हैं। तो बॉडी में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे अंगों का रक्त प्रवाह रुक जाता है, और जो शरीर के विभिन्न अंग है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, इवन हार्ट है, ये डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये श्वास तंत्र को ही इन्फेक्ट करता है, जिसमें लंग्स, आपके फेफड़े सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। मतलब नाक से लेके गले से होते हुए ये फेफड़ों तक जाता है। इसके 3 स्टेज में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन को। माइल्ड का मतलब हुआ हल्की फुल्की बुखार हुई, सर्दी जुकाम हुआ, सूंघने की शक्ति भी कम हो सकती है, टेस्ट की भी कम हो सकती है। मोस्टली माइल्ड केसेस अपने आप रिकवर हो जाते हैं, उसमें कोई विशेष दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो हैं, उसके अंदर हल्की फुल्की दवाएं, जैसे आप अगर बुखार है तो सिंपल पैरासीटामोल का एक सेवन करें। अगर आपको जुकाम हो रखा है तो आप एक एंटी एलर्जिक सेट्रिजिन जैसी दवाई का सेवन कर सकते हैं, और साथ में गार्गलिंग और स्टीम इनहेलेशन वो मस्ट है, वो जरूर करें। और एक विटामिन सी की गोली 1 ग्राम रोजाना अवश्य लें। अगर आप इतना सा करते हैं तो माइल्ड टू मॉडरेट केस भी इतने से आपके ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स या फलानी चीजें वो सब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मॉडरेट केसेस जो होते हैं, मॉडरेट केसेस में जहाँ की और इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 95 से नीचे आने लगता है, आपकी खांसी हो जाती है, श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो निश्चित तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करें, और वो आपके और भी कुछ जांच पड़ताल करवानी पड़ती है इसमें। वो जांच पड़ताल करवा के कि जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए उपयुक्त होगा वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, और आप इवन मॉडरेट केस भी घर पे रह करके इलाज करवा सकते हैं। और तीसरा स्टेज जो है वो सीवियर स्टेज जिसको कहते हैं, जिसके अंदर की निमोनिया डेवलप हो गया लंग्स के अंदर, जिसमें सीटी स्कैन से ये पता चलता है कि आपका लंग्स कितना इन्वॉल्व है, और अगर 40% से ज्यादा इन्वॉल्व है तो वो सीवियर कैटेगरी में ही हम लोग मानेंगे उसको। और उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल काफी गिर जाता है, 90, 80, 70, 60, 50, 40 तक भी आ जाता है। वैसी स्थिति में हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि माइल्ड केसेस
माइल्ड टू मॉडरेट केसेस तक आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल पैनिक नहीं हो, चिंता नहीं करें। मॉडरेट केसेस तक आप होम बेस्ड ट्रीटमेंट में इजीली आप रिकवर हो सकते हैं, अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार अगर आप चलेंगे तो। सिर्फ सीवियर केसेस जब होते हैं तब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी हुआ आदमी हॉस्पिटल दौड़ता है और वो चाहता है कि तुरंत भर्ती हो जाए। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे देश के अंदर, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को अनवांटेड लोग ऑक्युपाई कर रहे हैं। मतलब माइल्ड केसेस, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस और मॉडरेट केसेस में आप एडमिशन हॉस्पिटल में ले रहे हैं, तो आप जो सीवियर केस है उनके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं कि वो अपना वक्त पे इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो पैनिक नहीं हो, घबराए नहीं, ये एक सिंपल फ्लू जैसा ही वायरस है और 75% केसेस में बेसिक हल्के इलाज के द्वारा ये ठीक हो जाता है, जिसमें बुखार के लिए सिंपल पैरासिटामोल, जुकाम के लिए सिंपल सेट्रिजिन टेबलेट आप ले लें, या और भी कोई एंटीएलर्जिक टेबलेट आप ले, डॉक्टर कहें उसको ले लें। विटामिन सी लें, विटामिन डी लें, अपना आहार ठीक रखें, तो आप इससे अपने आप 7 दिन 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे, निश्चित तौर पे हो जाएंगे। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये केसेस भी जो हम लोगों का अनुभव है वो ठीक हो जाते हैं। 75% केसेस आपके माइल्ड हैं, 10 to 15% केसेस मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, और मॉडरेट टू सीवियर अगेन 10%, और सीवियर कैटेगरी जो है हार्डली 2 to 5% है, जिसके अंदर आईसीयू गहन चिकित्सा के कक्ष की जरूरत होती है। तो लोगों के दिमाग में एक भ्रांति है कि कोरोना हो गया मतलब आईसीयू में भर्ती हुए हैं, फटाफट कोविड वार्ड में जाए। नहीं, आप इतनी जल्दबाजी ना करें, इसमें घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो एक समाज में मैं जब लोगों से मिलता हूँ और करता हूँ तो बहुत भ्रांतियां सी हो रही है और दवाओं का बहुत मिसयूज हो रहा है। पिछली वेव से हमने सीखा, पिछली वेव जब आई थी तो हम लोगों को पता नहीं था ये क्या है क्या नहीं है, कैसे इसका इलाज करना है, कुछ भी नहीं पता था। ट्रायल बेसिस पे सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अब हमारे पास काफी कुछ डाटा इकट्ठे हो गए हैं और अब हम ये कह सकते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट केस घर में ट्रीट हो सकते हैं। सीवियर केसेस को ओनली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, बाकियों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। जिनका ऑक्सीजन लेवल कम आता है उनको जरूर हॉस्पिटलाइज आप करें, और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का उपयोग ना करें। लोग अक्सर देख रहे हैं ओवर द काउंटर एंजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन खरीद के खा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपको ये बता दूं मैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होती है, वायरस के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक इसलिए देता है क्योंकि वायरस के इन्फेक्शन के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसलिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक्स का वायरस पर कोई असर नहीं होता है और कोई रोल नहीं है। तो अगर आप जरूरत नहीं है और एंटीबायोटिक खुद से ले रहे हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जैसे पिछले साल तक, पिछली वेव तक यही हम लोगों को पता था कि इस वायरस का जो फैलाव है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। मतलब कोई भी इन्फेक्टेड आदमी अगर छींका या खांसा तो उसके मुंह से जो सलाइवा निकलता है या जो कण निकलते हैं वो 1-1.5 मीटर तक जाते हैं और आप उसके दायरे में आते हैं तो वो डायरेक्टली आपको इन्फेक्ट कर सकता है। या किसी सरफेस पे पड़े तो सरफेस को आपने टच किया, उसके द्वारा आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अब जो ये नया वेरिएंट आया है, जो ये ब्राजीलियन वेरिएंट है, अफ्रीकन वेरिएंट है, यूके का वेरिएंट है और एक इंडियन डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ये 4 वेरिएंट अभी इंडिया के अंदर इस सेकेंड पेंडेमिक में हाजिर है। ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, मतलब ये हवा में ये कीटाणु मौजूद है। तो आप ये मत समझें कि सिर्फ भीड़ में है या किसी के साथ हैं तो ही आपको सावधानी बरतनी है। आप अकेले हैं तो भी आपको उतनी ही सावधानी बरतनी है, इसलिए कि ये हवा के द्वारा हवा में मौजूद है और डायरेक्ट आपको इन्फेक्ट कर सकता है। भले ही आपके सामने में इन्फेक्टेड पेशेंट नहीं हो तो भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब रही इसके बचाव की बातें, तो ये बात यहाँ जान लेना बहुत जरूरी है, इस रोग का बचाव ही इलाज है। रोग हो जाने के बाद में इलाज बहुत मुश्किल है, तो बचाव ही एकमात्र इलाज है और आप बखूबी अपना बचाव कर सकते हैं। सिंपल जो बार बार बताया जाता है, मास्क पहने,
सैनिटाइज करते रहें हाथों को, बार बार हाथों को धोते रहें साबुन से, और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज का अगर आप पालन करते हैं तो आप विश्वास कीजिए 90% आप इस रोग से बच सकते हैं। 90% आप बच सकते हैं, आपको ये रोग नहीं होगा अगर आप शक्ति से इन 3 चीजों का पालन करें। लेकिन दिक्कत हमारे देश में ये है कि ये नियम लगभग 99% जनता पालन नहीं कर रही है। दूसरी चीज, जैसे पिछली बार की वेव में मोस्टली देखा गया था कि 45-50 साल से ऊपर के लोग इन्फेक्टेड ज्यादा हो रहे थे, यंगर जनरेशन कम इन्वॉल्व हो रही थी, या बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। लेकिन इस पेंडेमिक में हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोग कम इन्फेक्टेड हो रहे हैं और यंगर जनरेशन ज्यादा इफेक्टेड हो रही है। कारण इसका शायद ये हो सकता है कि 45 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है, और जिनको दोनों डोज वैक्सीन की लग गई है उनके अंदर रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम है। रादर अभी जो डाटा आए हैं 0.02% रिस्क है जो दोनों डोज ले चुके हैं। तो चांसेस इसीलिए शायद यंगर जनरेशन को ये ज्यादा हो रहा है। और दूसरा, जो ये नया वेरिएंट आया है इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, मतलब ये कीटाणु बहुत जल्दी आपको इन्फेक्ट करता है और बहुत जल्दी स्प्रेड करता है ये। इसीलिए एक आदमी को घर में हुआ तो आप मान के चलें घर के बाकी सदस्यों को भी इन्फेक्शन होना ही होना है, ये देखा जा रहा है, जो कि पिछली बार नहीं था ऐसा। तो इसलिए इसमें और भी बचाव की सावधानी की आपको आवश्यकता है। और दूसरी चीज जो घर के अंदर है, घर का वातावरण एकदम स्वच्छ रखें, हवादार कमरे रहें, घर में भी क्राउडिंग ना करें। अगर 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य हैं तो एक दूरी बना के बैठे, जब भी बैठे बात करें। यथासंभव घर में भी आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, और हाथों को 1 घंटे 1.5 घंटे पे नियमित तौर पर, कोई भी साबुन हो आपके घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, आप उससे अपने हाथ धोते रहें। और सैनिटाइजर है अगर आपके पास में तो ठीक है, सैनिटाइजर का भी रेगुलर इस्तेमाल जरूर करते रहें। हाथों को कोहनी तक कम से कम सैनिटाइजर से साफ कर लिया करें, और हाथ भी जब धोएं तो कोशिश करें कि कोहनी तक आप अपने हाथों को धोएं उसको। अब रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट की जहां तक बात है, जैसे मैंने कहा मॉडरेट केसेस तक आप बिल्कुल होम बेस्ड ट्रीटमेंट में रह सकते हैं। जैसा कि इंग्लैंड में देखा गया, इंग्लैंड में, हमारे देश में एक दिक्कत है कि कोविड के रूल्स को फ्रेम करने के लिए सारे ब्यूरोक्रेसी और नेतागण लोग इसको निर्धारित कर रहे हैं, और इसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स का योगदान वर्चुअली नेग्लिजिबल है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो नीति निर्धारक हैं उसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी का वर्चुअली कोई योगदान नहीं है। सुबह कुछ और नियम आते हैं, शाम कुछ और आते हैं, दोपहर कुछ और आते हैं, रात कुछ और आते हैं, अगले दिन फिर कुछ और आते हैं। तो ये बेवकूफी भरे नियम है। इसमें जैसे इंग्लैंड में किया गया कि सारा का सारा जिम्मा जो है वो डॉक्टर फ्रेटर्निटी को दे दिया गया, और डॉक्टर डिसाइड करते थे कि किसको एडमिट करना है किसको नहीं करना है। यहाँ पे नेता डिसाइड करते हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल आदमी डिसाइड करता है कि मुझे भर्ती होना है, और हॉस्पिटल को करना पड़ता है। ऐसा करके आप जो भी रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं, आप जो जिनको एक्चुअली जरूरत है, आप उनको वो सुविधा लेने से रोक रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए और घबराइए मत। सीवियर केसेस में निश्चित तौर पर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, आपको आईसीयू की भी जरूरत पड़ेगी। और उसके अंदर एक, अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा रेमडेसिविर के बारे में पैनिक है कि भाई हो गया, रेमडेसिविर का इंतजाम करो, रेमडेसिविर का इंतजाम करो। मैं आपको बता दूं, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, या ये एंटीवायरल और भी दवाइयां जो फ्लेविपिराविर वगैरह है, इनका कोई इफेक्टिव रोल अभी तक प्रूव्ड नहीं है कोरोना से बचने के लिए। वेस्ट के अंदर वर्चुअली ये दवाइयां इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। रेमडेसिविर बेसिकली हेपेटाइटिस लीवर के रोग की दवा है। पहले फेज में चूंकि जानकारी नहीं थी तो लोगों ने हर ट्रायल ली, उसमें रेमडेसिविर का भी ट्रायल लिया गया, लेकिन रेमडेसिविर आपको इस रोग से लड़ने में सक्षम नहीं है। तो इस दवा के प्रति बहुत ज्यादा आग्रह ना रखें, अननेसेसरी इसको प्रोक्योर करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि बहुत फायदा नहीं है। अभी जो भी फायदा हो रहा है एक दवाई से हो रहा है, टोसिलिजुमैब है, जिसको साइटोकाइन स्ट्रॉम हम लोग कहते हैं, जो कि शरीर को बहुत ज्यादा आपका कमजोर कर देता है और इन्फेक्ट करता है।
तो वो दवाई अभी तक इंडिया में नहीं आई है, ये विदेशों में ही है। लेकिन जैसा अभी पता चल रहा है कि 28 तारीख के बाद में शायद ये दवाई अवेलेबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये रेमडेसिविर या ये फ्लेवी फ्लू या इन दवाइयों के पीछे आप नहीं भागे अननेसेसरली। और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बहुत मिसकंसेप्शन है। लास्ट ईयर तक ये था कि भी प्लाज्मा थेरेपी से आपको फायदा हो रहा है, लेकिन सारी स्टडीज अब तक की बता रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो अननेसेसरी प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी आप पैनिक ना हो। और अब प्लाज्मा थेरेपी लोग ज्यादा, डॉक्टर्स ज्यादा रेकमेंड भी नहीं कर रहे हैं कोई भी। और रेमडेसिविर का भी वही हाल है। तो ये संक्षेप में मेरा ये कहना था। और टेक होम मैसेज यही है, बचाव ही इसका इलाज है। संकट हमारे सामने निश्चित तौर पर गहरा है, क्योंकि ये जो सेकेंड वेव आई है इसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, नंबर ऑफ केसेस बहुत हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर निश्चित तौर पर पिछली वेव की तुलना में कम है। इसमें पिछली बार जितने परसेंटेज की डेथ हो रही थी, ऑलमोस्ट 5% डेथ, 2 to 5% डेथ रेट थी। इस बार अभी तक 2% से कम ही डेथ रेट है इसकी। और एक और ध्यान देने की चीज है कि हर घर के अंदर बुजुर्ग लोग होंगे, तो मोस्टली तो वैक्सीनेट हो ही चुके होंगे। जो नहीं हुए हैं उनको वैक्सीनेट अवश्य करा दें। एक बात अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लें, वैक्सीनेशन का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, किसी भी चीज के पेशेंट है, वैक्सीन आपको लेनी है, मैंडेटरी है। और वैक्सीन से फायदा कितना होगा नहीं होगा अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं है। और इंडिया में जो अभी 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक वैक्सीन की एफिकेसी रेट लगभग 75% है और दूसरी वैक्सीन की एफिकेसी लगभग 90% से ऊपर बताई जा रही है। और जो कोवैक्सीन है, जो आपकी इंडियन भारत रिसर्च की है, उसका ये नए जो वेरिएंट आए हैं उसके अगेंस्ट में भी ये हाईली इफेक्टिव है। तो वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम ना पाले। आपको किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी बीमारी है, साथ में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप वैक्सीन अवश्य ले लें। और जो पिछली वेव में अफेक्टेड हुए थे, जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे, वो लोग भी 3 महीने के बाद, ठीक हो जाने के 3 महीने के बाद में वैक्सीन जरूर से जरूर ले ले। 3 महीने के पीरियड तक आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। अगर आप लास्ट इन्फेक्टेड हुए हैं तो लास्ट इन्फेक्टेड के 3 महीने बाद आप वैक्सीनेट अवश्य करा लें। वैक्सीनेशन के बारे में कोई शंका ना पालें, आपको वैक्सीनेशन कराना है। और अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो जितनी जल्दी हो आप अपने आप को वैक्सीनेट अवश्य करा लें। उसके बाद बात आती है कि आपके हर घर के अंदर बुजुर्ग लोग हैं जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी, गठिया, या बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्टेरॉइड्स के ऊपर हैं, क्रॉनिक स्टेरॉइड्स के ऊपर हैं। तो स्टेरॉइड्स पे जो भी पेशेंट्स रहते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता ऐसे भी बहुत कम हो जाती है। ब्रोंकियल आस्थमा के, मतलब दमा के जो पेशेंट्स हैं, इन लोगों को ज्यादा सतर्कता जरूरी है। इसको, जिसको हम लोग कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, ये एसोसिएटेड बीमारियां जो साथ में होती है, इसमें अगर कोरोना से आदमी इन्फेक्ट होता है तो उसके अंदर उस बीमारी का प्रभाव ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी उसमें ज्यादा है। इसलिए वो जो इस तरह के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट, एस्थमा, गठिया, इस तरह के जो भी बीमारी से ग्रसित, क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, वो अपना ध्यान विशेष तौर पर रखें। जब तक जरूरी नहीं हो घर से बाहर नहीं निकलें, अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलें, कम से कम लोगों से मिलें आप। और वही आपका इलाज है। बचाव, मैं फिर कह रहा हूं, वही एक इलाज है। बचाव रखें, ये दौर भी निकल जाएगा। ये जितनी जल्दी, जितनी फास्ट ये सेकेंड वेव आई है, एक्सपर्ट्स का कहना है ये जाएगी भी उतनी ही फास्ट। फिर थर्ड वेव भी आएगी आपको। और धीरे धीरे जब 70 to 80% पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्टेड हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। फिर ये वायरस, जैसे आज इन्फ्लुएंजा होता है या नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, बाजार से एक सेट्रिजिन की गोली खा लेते हैं, गार्गल करते हैं, स्टीम लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, वैसे ही ये कोरोना का भी हाल होने जा रहा है। जैसे ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है 70 to 80% पॉपुलेशन अगर आपकी इन्फेक्टेड हो गई इससे, तो हर एक के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी, तो इसकी चेन अपने आप ब्रेक हो जाएगी। हाँ, कोरोना अब आपके समाज में रहेगा,
आपको इस कोरोना के साथ ही रहना है। आने वाले समय में भी कोरोना नहीं भाग रहा है, लेकिन हाँ, कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये निश्चित है। तो ये सारी बातें ब्रीफ में जो मुझे समझ में आई कि आपको बतानी चाहिए, मैंने बताई। अब मैं चाहूंगा किसी भी भाई को कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो वो आप उचित माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और ये सही में सबसे बड़ी बात है कि बचाव ही इलाज है इसका। और दूसरी चीज की अगर हमें हो भी गया और माइल्ड है या मॉडरेट है तो हमें पैनिक होकर के हॉस्पिटल में एडमिट होना या जो भी ऑक्सीजन है या उसका स्टोर करना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद किसी और को जरूरत है, हम उसकी उस जरूरत को हम शायद छीन रहे हैं जाने अनजाने में। अब मैं कुछ जिज्ञासाएं, सरोज देवी बोचरा, उनके बाद राजीव जी। सरोज देवी बोचरा। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जैसे मेरे को कोविड हो गया, पहला डोज मैंने वैक्सीन ली थी 5 मार्च को, तो अभी मेरे को कब लेनी चाहिए? आपने बोला 3 महीने बाद, तो पहली वाली दोबारा लेनी पड़ेगी मेरे को? नहीं नहीं नहीं, अगर आपने फर्स्ट वैक्सीन ले ली है और उसके बाद आपको कोविड हुआ है, तो आप सेकेंड डोज जो शेड्यूल टाइम है, मतलब 25 दिन से 28 दिन से 40 दिन के बीच में आप उसको ले लें, बिल्कुल ले लें। राजीव जी, उनके बाद गैलेक्सी M30 से कोई है वो तैयार है? राजीव जी। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। मैं राजीव हूँ डॉक्टर। मेरे को 1 वीक से बहुत एक्सट्रीम बैक पेन, एक्सट्रीम मतलब कोई बड़ा सा पत्थर रखे ना, ऐसा बहुत डोलो ले लिया, बहुत सारे दवा लिया, नहीं जा रहा है। बैक पेन और शोल्डर पेन एक्सट्रीम है 5-6 डेज से, और उससे थोड़ा गला भी इन्फेक्टेड है। बहुत डोलो ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ डेली 6 आपने दिन अपना से। कोविड का टेस्ट कराया क्या? कराया, नेगेटिव आया। RT-PCR भी करा लिया आपने? हाँ हाँ, आरटीपीसीआर भी करा, नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कोविड की नहीं है, ये प्रॉब्लम कुछ और है। अब ये पेन की वजह, जैसे आप बता रहे हैं कि बैक का पेन है, आपको शोल्डर्स में पेन है, आपकी एज कितनी है? 44। 44, ओके। और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज या हाइपरटेंशन वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। थ्रोट तो अभी 2 दिन से थ्रोट बहुत इन्फेक्टेड हो गया, थोड़ा कोल्ड और थ्रोट भी आ गया, और 100 डिग्री फीवर आ गया, वो पेन से। वो जितना डोलो तो बहुत ले रहा हूँ डेली 3-3। खांसी भी है आपको? क्या डॉक्टर? खांसी, खांसी, कॉफ? हाँ, कॉफ आज सुबह से स्टार्ट हुआ है। नहीं, तो फिर आप ऐसा करें कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि RT-PCR भी जो कोविड पॉजिटिव केस हैं उसमें नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट, तो Okay. आप एक चेस्ट एक्सरे एक करवा लें कल, और HRCT भी एक करवा लें आप। अगर आपका चेस्ट एक्सरे और HRCT नॉर्मल है, तब फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी फिजिशियन से एक बार मिलें और चेक कराएं अपना। रीजन कुछ डिफरेंट हो सकता है, ये सिंपल कोई अदर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि डोलो काफी खा चुके हैं और शोल्डर पेन वगैरह इस सब में कोई रिलीफ नहीं है, तो अगर आपको डोलो से रिलीफ नहीं हो रही है बैक पेन में या शोल्डर पेन में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डाइक्लोफेनेक टैबलेट आती है, बोवरान, ब्रांड नेम उसका बोवरान है, आप 50 mg मॉर्निंग इवनिंग आफ्टर मील्स उसको एक बार ले लें, सो दैट कि पेन में कुछ रिलीफ हो जाए। और आप एक चेस्ट एक्सरे और HRCT भी करा करके जरूर, क्योंकि सिम्टम्स आप जो बता रहे हैं ये कोविड की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि सोर थ्रोट आपको हुआ है, माइल्ड फीवर हो रहा है, कॉफ है, तो चांसेस हैं कि आप कोविड से इन्फेक्टेड हो। इनिशियल स्टेज में RT-PCR नेगेटिव आ सकता है, तो आप एक चेस्ट एक्सरे और HRCT जरूर करा लें कल। ठीक। गैलेक्सी से जो है वो, उनके बाद कौशिक जी सुराना। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगाने के बाद में बुखार आता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ, आप देखिए, सामान्यतः कोई भी वैक्सीन लेते हैं आप, सिर्फ कोविड का ही नहीं, कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपको फीवर, बॉडी एक हल्का ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स इस होने का मतलब है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। तो नॉर्मली ये 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहता है, 24 से 36 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा। तो ऐसा अगर होता है, फीवर आता है या बॉडी एक हो रहा है, तो आप कुछ नहीं, सिंपल पैरास्टामोल की टैबलेट लें, वो 24 से 36 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर 36 घंटे से भी या 48
घंटे से ज्यादा आपकी फीवर परसिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो फीवर फिर वैक्सीन के चलते नहीं है, कोई और कारण है, तब आप फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन वैक्सीन के चलते जो भी फीवर आती है वो मैक्सिमम 24 टू 48 आवर्स के बीच में वो ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो सिंपल पैरास्टामोल एक ले लें और कुछ नहीं लेना। कौशिक जी सुराना, उनके बाद मंजू जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र। मैं पॉजिटिव आके मेरा मतलब 1 महीना हो गया आज पूरा। मेरी आज एंटीबॉडीज भी चेक कराया मैंने, वो 79.2 है। वेरी गुड। तो क्या मैं वैक्सीन अभी लेना या उसको रुक कर लूं? नहीं, आपको ठीक में कितना टाइम हो गया? मेरे को महीना भर हो गया पॉजिटिव होके, पॉजिटिव रिपोर्ट आके महीना भर हो गया। महीना भर हो गया ना? नहीं, अभी आप नहीं ले, रुक जाए वैक्सीन। 6 वीक्स मिनिमम 10 वीक्स का गैप दें, उसके बाद वैक्सीनेट होइएगा। चलेगा, ओके, थैंक यू। मंजू जी, उनके बाद राजेंद्र जी कोठारी। मंजू जी, आप अपनी जिज्ञासा रखें। हाँ, मैं बोल रही थी कि अभी जैसे हवा में है ये कोविड के इन्फेक्शन, तो क्या प्राणायाम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। प्राणायाम जो है अगर आप रेगुलर बेसिस पे करती हैं तो वो करती रहे। ध्यान इतना सा ही रखने की जरूरत है कि प्राणायाम आप अपने घर में ही करेंगी, बाहर तो करेंगी नहीं। तो घर के अंदर जो भी है आपका वातावरण अगर स्वच्छ है तो रिलेटिव चांसेस नहीं है कि आप इन्फेक्टेड हो। हाँ, एयरबोर्न इन्फेक्शन वहां ज्यादा होता है जहाँ वायरस का लोड है। मतलब अगर आप आपके घर में कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर आपके घर के अंदर वायरल लोड नहीं होगा। हाँ, हवा के थ्रू वायरस आ सकता है, आपके घर में भी वो प्रवेश कर सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली बंद कमरों का जो भी घर है रिलेटिव चांसेस उसमें कम है। प्राणायाम आप अवश्य करें, कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र जी कोठारी, उनके बाद प्रेरणा जैन। राजेंद्र जी कोठारी। प्रेरणा जैन, उनके बाद भारत राज जैन। हेलो। हाँ राजेंद्र जी। हाँ, राजेंद्र कोठारी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मेरा एक छोटा सा सवाल ऐसा था कि कोविड के बारे में पूरी जानकारी तो आ चुकी है, लेकिन पर्टिकुलरली हम जो वैक्सीनेट करते हैं एट प्रेजेंट, कि हम महाराष्ट्र या कहीं से भी हो तो प्रॉपर वैक्सीनेट के डेट्स में वैक्सीन नहीं उपलब्ध होती है, तो 45 डेज होने के बावजूद भी वैक्सीनेट उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे समय हमने क्या करने को? नहीं, जैसे सेकेंड डोज जो है अभी रेकमेंडेड वही है कि 40 टू 45 डेज के बाद में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन आपको डिले भी हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है, आप बाद में 10 दिन बाद में ले सकते हैं। हाँ, थोड़ी स्केर्सिटी है निश्चित तौर पर वैक्सीन की। मैंने एक बात कही कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, जो ब्यूरोक्रेसी है या ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, सम और अदर वो कंफ्यूज्ड और मिसगाइडेड और दिशाहीन है। शायद इसी वजह से वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, मिसमैनेजमेंट के चलते ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे देश के अंदर। हाँ, आपको 5-7 दिन 10 दिन का डिले भी हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप सेकेंड डोज 55 दिन बाद ले लीजिएगा, 60 दिन बाद ले लीजिएगा। प्रेरणा जी जैन, उनके बाद भारत राज जी जैन। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। सर, मेरे फादर को ना 8 तारीख से फीवर है और आज उन्हें 15 दिन हो गए हैं, लेकिन फीवर बिल्कुल नहीं जा रहा है उनका। रैपिड टेस्ट जो है वो 2 बार अभी करवाया, जब 8th डे के बाद से जो 2 बार करवाया उसमें नेगेटिव आ चुका है, लेकिन फीवर नहीं जा रहा है। दिन में एक बार आ जाती है, कम हो गई। फीवर के अलावा और आ कोई रही कौन है सी तकलीफ है? फीवर के अलावा नहीं, ऑक्सीजन पहले 97 98 रह रहा था, अभी 2 दिन से वो 93 94 हुआ है। अगर और खांसी बहुत ज्यादा है। नहीं तो आप रैपिड एंटीजन पर विश्वास नहीं करें, आप आरटीपीसीआर कराएं और चेस्ट एक्सरे और HRCT आप जरूर कराएं। और अगर चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन अगर आपकी नॉर्मल आती है तब इसका मतलब है कारण कुछ और है, फिर आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि 8 तारीख से आ रहा है, मतलब लगभग 15 दिन हो गए बुखार को। तो 15 दिन की बुखार
इसका मतलब है कोविड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 दिन की बुखार में तो कोविड अगर होगा तो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा बिना ट्रीटमेंट के। तो पहले लेकिन खांसी है और सांस में भी तकलीफ है और ऑक्सीजन का लेवल अगर कम आया, 97 से 92 93 आ गया है, तो आप बिल्कुल इमीडिएटली एक चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन आप कराएं। और अगर चेस्ट एक्सरे सीटी स्कैन में सीटी में डायग्नोज हो जाएगा कि वेदर ये कोविड है या नहीं है, वो सीटी स्कैन से पता चल जाएगा। आरटीपीसीआर भी हो सकता है नेगेटिव आया, रैपिड एंटीजन भी नेगेटिव आया, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड होता है। तो आप ये 2 जांच कम से कम जरूर करा लें। भारत राज जी जैन, उनके बाद विजय जी सेठिया। भारत राज जी आप म्यूट पे हैं। जय जिनेन्द्र साहब, डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय। हाँ, आपने कहा घर में कमरा में ही रहने के लिए। जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे एसी के नीचे या कूलर में या पंखा के नीचे या खुला हवा में, पेड़ पौधे के नीचे, कैसे कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा? कूलर का तो जहां तक हो इस्तेमाल नहीं करें आप। और एयर कंडीशनर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर नहीं रखें आप। 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 24 डिग्री पर आप एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कूलर का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इससे मॉइस्चर भी ज्यादा होती है और अगर किसी को भी सांस के कोई भी तकलीफ है तो वो शायद ज्यादा और बढ़ेगी। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप खुले हवादार कमरे में रहें जहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो। वहां ना आप एसी चलाएं न और चलाएं, सिंपल फैन को ऑन रखें और हवादार कमरे में रहें। एसी आप यूज कर सकते हैं 24 डिग्री तक। विजय जी सेठिया, उनके बाद शांति जी गुलगुलिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैंने फर्स्ट डोज वैक्सीन की ली, उसके 30 डेज बाद मैंने सेकेंड डोज भी ले ली। तो सेकेंड डोज मैंने 18 तारीख को ली, 19 तारीख को मुझको फीवर नहीं हुआ, 20 तारीख को मुझको 99 फीवर हुआ, 21 तारीख 22 तारीख को 100 तक गया। फिर मैंने एक डोलो ली, पहले मैंने कुछ नहीं लिया। तो ये क्या इसके सेकेंड डोज के साइड इफेक्ट होते हैं कैसे 3 दिन तक? जैसे आपने बोला कि 3 दिन नहीं रहना चाहिए। नहीं, फीवर नॉर्मली जो सेकेंड डोज के बाद आती है 48 आवर्स से ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स आया है वो 48 आवर्स के बाद आपकी फीवर शुरू हुई है, जैसा मैं समझ पाया। नहीं, मेरे 24 आवर्स के बाद शुरू हुई मुझको। जैसे 18 को मैंने ली, 20 को मुझको फीवर आई। 24 घंटे मतलब 48 आवर्स हो गया। 18 को ली, आपको 20 तारीख से फीवर आना शुरू हुआ है। करेक्ट करेक्ट डॉक्टर साहब। और आज हो गई 22 तारीख, मतलब अभी आपका फीवर 100 के आसपास जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आप कल तक वेट कर ले। सिंपल वो डोलो आपने ली है वो लें बिल्कुल। अगर उसके बाद भी फीवर परसिस्ट करती है तो कुछ डॉक्टर मुझको ये डॉक्सी सजेस्ट कर रहे हैं। डॉक्सी नहीं, एंटीबायोटिक मैंने आपको पहले भी कहा, वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई असर, इतनी जल्दी एंटीबायोटिक नहीं लें आप। और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें प्लीज। आप कल तक वेट कर लें। अगर कल तक आपका फीवर सबसाइड कर जाता है वेल एंड गुड। अगर कल तक सीआरपी डॉक्टर साहब मैंने ब्लड टेस्ट कराई तो सीआरपी 7.5 आई थी मेरी। सीआरपी बहुत सारे कंडीशंस में बढ़ी हुई होती है और 7.5 है तो कोई सीआरपी आपकी बढ़ी हुई नहीं है, वो उसको नॉर्मल रेंज में ही हम लोग लेंगे उसको। लेकिन अगर आपकी फीवर कल के बाद भी परसिस्ट करती है तो बेटर है आप कंसल्ट कर लें और अन्य कारणों की तलाश करें, क्योंकि अन्य कारण तो नजर आ रहे हैं। मेरी वाइफ को वायरल थी सिंस लास्ट 5-6 दिन से, हल्की खांसी, फीवर, गला खराब, ये सब। कोविड की कोई चांसेस नहीं है। तो कोविड हो सेकेंड डोज के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। सेकेंड डोज जैसे आपने 18 तारीख को ली है तो नॉर्मल जो एंटीबॉडीज बनती हैं या टी सेल रिस्पॉन्स होता है वो आपका सेकेंड डोज के 4th वीक के बाद आएगा। तो आप सेकेंड डोज लेने के 4 हफ्ते तक आप रिस्क पर हैं, आपको कोविड हो सकता है। आप इस भ्रम में नहीं रहे कि सेकेंड डोज ले लिया तो हम प्रोटेक्टेड हो गए। नो, सेकेंड डोज के बाद रिस्पॉन्स बॉडी में 4 वीक्स के बाद आता है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स 6 वीक्स 8 वीक्स में आता है इसका। तो इसीलिए कोविड हो सकता है, कोविड को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, फीवर आपकी कल के बाद भी अगर परसिस्ट करती है तो आप कोविड का भी टेस्ट कराएं और अन्य कारण जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं
उसको भी आप जरूर कराएं। ये वैक्सीनेशन का इफेक्ट नहीं होगा फिर। शांति जी गुलगुलिया, उनके बाद केसी जी रामपुरिया। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र सर। वो मुझे कोविड हुआ है, तो वो जब तक निगेटिव ना आए और निगेटिव आने के कितने दिन बाद मतलब वो लेना है वैक्सीनेशन? देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोविड हुआ है, आप रिकवर कर गई हैं, तो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़िए। 14 दिन के बाद में हाँ। जब आप, वैसे मान लीजिए आज आपको कोविड हुआ, 5-7-10 दिनों के अंदर आप ठीक हो गई, तो आज से 14 दिन के बाद कोई जरूरत नहीं है टेस्ट कराएं चाहे नहीं कराएं, नेगेटिव आना भी कोई जरूरी नहीं है। आप 14 दिन के बाद फिर वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ सकती हैं। और वैक्सीन जो मैंने कहा, आपको अभी हुआ है तो आप 3 महीने बाद वैक्सीन लेंगे, अभी नहीं लेंगे। केसी जी रामपुरिया, उनके बाद गौतम जी चोपड़ा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप सब जन ये सलाह देते हैं कि खुले कमरे में रहा जाए जहां वेंटिलेशन अच्छा हो, पंखा चलाएं, एसी जहां तक अवॉइड हो करें, तो लेकिन सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में तो सब एसी है, तो वहां पे पेशेंट क्या की तबीयत खराब हो जाती है क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा एसी के इस्तेमाल की मैंने मनाही नहीं करी, लेकिन एसी का टेम्परेचर जो है दैट शुड बी कंट्रोल्ड अराउंड 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे वायरस क्या होता है कि जितनी ज्यादा आप ठंडा रखेंगे कमरे को, उतना ज्यादा उसका स्प्रेड होने का चांस रहता है। अब रही बात हॉस्पिटल्स की, तो आप नोट कीजिएगा वहां पे टेम्परेचर वो लोग 24 प्लस ही मेंटेन करते हैं, 24 से नीचे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। गौतम जी चोपड़ा, उनके बाद सुधीर जी जैन। जयेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र। मेरा ये कहना है कि पहला डोज लेने के बाद यदि किसी को बुखार नहीं आता है तो इसका क्या अर्थ निकालना चाहिए? और एक और छोटा सा, हाँ हाँ कंप्लीट कर लें आप। हाँ, एक सेकंड दूसरा ये क्वेश्चन था कि रेगुलरली हमारे यहाँ बताया जाता है कि स्टीम इनहेलिंग करते रहनी चाहिए, तो ये स्टीम इनहेलिंग रेगुलर बेसिस स्टीम इनहेल करने का, स्टीम जो करते हैं, क्या ये रेगुलर बेसिस पे हमको रखनी चाहिए या इट इज ओनली with respect to some this thing symptoms we should do it? पहला क्वेश्चन ये था कि आपका कोविड की फर्स्ट डोज के बाद बुखार की बात है। तो नॉर्मली फर्स्ट डोज वैक्सीन के बाद में फीवर बहुत कम लोगों को आती है, सेकेंड डोज के बाद में ज्यादा आती है लोगों को। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फीवर आए या नहीं आई तो कोई दिक्कत है, या आई तो कोई दिक्कत है, उससे कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट डोज के बाद भी कुछ लोगों को फीवर होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को फर्स्ट डोज के बाद नहीं होती है। सेकंड डोज के बाद में एक दिन थोड़ी सी बॉडी एक और या वो रहता है, जो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। आप सिंपल पैरास्टामोल लेकर के उसको ट्रीट कर लें। और दूसरा जो प्रश्न था आपका, क्या मैं दिमाग से स्लिप हो गया, क्या था? स्टीम के लिए उन्होंने स्टीम इनहेलेशन आप तभी लें जब आपको नाक के द्वारा सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या गले में खराश वगैरह हो रही हो, सिम्टम्स मौजूद हो तो आप स्टीम लें, बिल्कुल लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं, आपको कोई सांस लेने में अवरोध नहीं है, ना आपके नाक के द्वारा ना मुंह के द्वारा, तो स्टीम इनहेलेशन का कोई काम नहीं है। हाँ, आप कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए अगर लेते हैं तो स्टीम इनहेल करने में कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप सिम्टोमेटिक नहीं है तो स्टीम इनहेलेशन का कोई जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे पास आया है सर कि सिम्टोमेटिक हैं और तो वो पूछ रहे हैं कि नेबुलाइजर लेना चाहिए या नहीं, उन्होंने पहले लिया नहीं है कभी। नहीं, नेबुलाइजर आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके लंग्स में सांस के रास्तों में अवरोध उत्पन्न होता है। मतलब अगर आपका दम फूल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम है और आपके लंग्स में सिकुड़न है, वैसी स्थिति में नेबुलाइजेशन लिया जाता है। नेबुलाइजेशन सिंपली कोई हर एक केस में नहीं लिया जाता है। जैसे जो ब्रोंकियल अस्थमा के केस होते हैं, दमा के जो केसेस होते हैं, उनके अंदर या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के जो केसेस हैं, उसमें नेबुलाइजेशन का रोल है। जहां तक कोविड की बात है, तो कोविड के अंदर जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल 94 प्लस है, आपको कोई नेबुलाइजेशन की जरूरत नहीं है। और प्लस नेबुलाइजेशन अपने से नहीं ले, ये जब तक डॉक्टर आपको रेकमेंड ना करे और किस दवा से नेबुलाइजेशन लेना है
ये सेल्फ मेडिकेशन नेबुलाइजेशन का भी आप बिल्कुल नहीं करें। और नेबुलाइजेशन हर एक को लेने की कोई जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन लेवल आपका 94% से ऊपर है। सुधीर जी जैन, उनके बाद राजेंद्र जी खटे। सुधीर जी जैन। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। मेरे 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन है, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जो पिछले 4 दिन से उनको फीवर है। शुरुआत में फीवर 100 था, फिर 102 हुआ, और अभी फिर उनका फीवर 100 के आसपास आ गया है। पर उनको जुकाम बहुत है और टोंसल है, उनको गले में दिक्कत हो रहा है, और टेस्ट करा नहीं पा रहे कहीं भी, क्योंकि इतना रश है कि टेस्टिंग के लिए आ नहीं पा रहे ना जा पा रहे। तो क्या आप समझते हैं कि उनको टोंसिल जो गले में दर्द हो रहा है या जुकाम है, तो उसके लिए कोई दवाई या क्या उनको सजेशन दिया जाए? टेस्ट तो आप जरूर कराएं, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं, इवन इफ टॉन्सिलाइटिस है और थ्रोट इन्फेक्शन है, तो कोविड को रूल आउट करना जरूरी है। ये तो आप टेस्ट, रैपिड एंटीजन तो मेरे ख्याल में कहीं भी हो जाएगा, बाजार में भी किट उपलब्ध है, आप खुद भी घर पे लाके खुद भी कर सकते हैं उस टेस्ट को, या मेरे ख्याल में किसी भी लैब में रैपिड एंटीजन की तो प्रॉब्लम नहीं है। और आरटीपीसीआर भी मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर में अभी प्रैपर है, सभी हॉस्पिटल्स कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि टेस्ट कराने में कोई समस्या होनी चाहिए। अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है कि आप टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं किन्हीं भी कारणवश, और इस तरह की फीवर आपने कहा कि बढ़ी और फिर वापस घट गई है, लेकिन गले में दर्द है, टॉन्सिलाइटिस है, सोर थ्रोट है, खांसी भी है उनको, है थोड़ी बहुत हल्की बहुत हल्की हल्की आ रही है। सांस में कोई तकलीफ, सांस लेने में? सांस में कोई तकलीफ नहीं है, ना हेडेक है ना बॉडी एक है। तो आप एक काम करें, सिंपल सा है, गार्गलिंग, स्टीम वो लेते रहें, गार्गल दिन में 3-4 बार प्लेन हॉट वाटर से गार्गल करें, कुछ भी नहीं मिलाना है उसमें। ठीक है। स्टीम आप 2-3 बार दे दें उनको, और एक एंटीबायोटिक उनको जरूर दे दें, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम वंस डेली। एजिथ्रोमाइसिन? हाँ, अगर उनको टॉन्सिलाइटिस है पक्के तौर पे तो ठीक है जी। सुबह शाम ले लें 2 गोली? नहीं, 500 मिलीग्राम एक ही बार लेनी। अच्छा, एक बार लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है? हाँ, वो एक बार आप ले लें और गार्गिल करते रहें और करते रहें। और अगर पेन है गले में, हाँ जी, तो गले में अगर पेन है तो एक दवा आती है, काइमोरल फोर्ट कहते हैं उसको। ठीक है, काइमोरल फोर्ट, वो आप 2 टैबलेट सुबह शाम करके दें और गार्गलिंग करें। लेकिन प्रायोरिटी यही है कि आप टेस्ट पहले जरूर करा लें, टेस्ट को आप टालें नहीं। ठीक है जी। और एक और दूसरा अगर कोविड नेगेटिव आता है, कोविड नेगेटिव आता है, तो किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट या जनरल फिजिशियन से भी आप मिल लें, और फिर वो डॉक्टर साहब जैसा आपको एडवाइस करेंगे अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना है आपको। फिलहाल के लिए आप एजिथ्रोमाइसिन और काइमोरल फोर्ट और गार्गल और स्टीम और पैरासिटामोल बुखार हो तो। ठीक है, थैंक यू सर। और मेरा दूसरा एक सजेशन ये है, या एक आपसे सहमति चाहिए कि अगर आजकल के इस पेंडेमिक टाइम के अंदर जब इम्यूनिटी की बात आती है कि इम्यूनिटी जहाँ स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ पर वायरस के कम इफेक्ट होने के चांसेस हैं, तो क्या अगर हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारी वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से जो सात्विक लाइफ स्टाइल था, जिसके अंदर हम समय पे उठते थे, समय पे सोते थे, अच्छा खान पान रखते थे, योगाभ्यास करते थे, तो अगर कोई पर्सन अपने आप को इस समय अपने आप को योगिक या सात्विक लाइफ स्टाइल को उतार ले बिल्कुल, और अपने बिल्कुल सही समय पे सब्जियां खा रहा है, फल खा रहा है, और अपनी योगाभ्यास करता है सब कुछ और खुश रहता है, तो आप क्या सहमत हैं कि वो इस वायरस से काफी हद तक बच सकता है? साथ साथ प्रोटोकॉल को भी फॉलो करे, प्रोटोकॉल को 100% फॉलो करे, तो आप? इस बारे में मेरा ये कहना है, हम हिंदुस्तानियों की आदत है, हम कुआं तभी खोदते हैं जब आग लगती है। इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने का एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपने पूरी जिंदगी कभी ध्यान नहीं दिया, आज ये स्ट्रेस आया तो आप सोच रहे हैं कि मैं हल्दी का काढ़ा पी लूं, गिलोय खा लूं, फलाना कर लूं, ढिकाना कर लूं तो मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आप गलतफहमी में हैं। 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने में कोई इम्यूनिटी आपकी नहीं बढ़ने जा रही है इससे। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए। हाँ, हैप्पी इंडेक्स जो है, खुश रहना, पॉजिटिविटी और खुश रहने से इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती है, लेकिन दैट शुड बी ए कांस्टेंट एलिमेंट इन योर लाइफ। जो वेद कहता है या आपके तेरापंथ में भी जो लाइफस्टाइल आपको सिखाई जाती है, अगर आप हमेशा से ये मेंटेन करते आए हैं तो निश्चित तौर पर उन लोगों में इम्यूनिटी का लेवल बहुत हाई होता है।
ये 2 दिन 4 दिन 2-4 महीने में आप सोचेंगे कि ये खा करके मैं अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर लूं, तो शायद आप गलतफहमी में है। हाँ, बेटर लेट देन नेवर। अभी आपको एक क्राइसिस समझ में आई है, तो अपनी लाइफस्टाइल को उस हिसाब से बना लें, सो दैट कि भविष्य में कम से कम आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। और एक चीज है कि विटामिन सी जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में। तो विटामिन सी जहां भी है, जैसे सबसे बेस्ट सोर्स है आंवला, नींबू, सिंपल नींबू, इनका सेवन एक आप अपने रूटीन डाइट में इसको समावेश कर लें। और अभी का जो पीरियड है, इसके अंदर आपको प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, विटामिन सी की 1 ग्राम की गोली घर के सभी सदस्य नियमित रूप से लेते रहे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, रादर ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी। और वैदिक रीति और जो हमारा पहले का जो जीवन की शैली थी, निश्चित तौर पर वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक थी बनिस्पत आज की शैली पे, जहाँ हर आदमी स्ट्रेस में है, हर आदमी फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब करके आप अपने शरीर को सिर्फ डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये फिर एक लंबी बहस का विषय है। दूसरा राजेंद्र जी खटेड़, उनके बाद नंद किशोर जी जैन। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। मैं राजेंद्र खटेड़। देखिए, मैंने वो कोविशील्ड का पहला टीका लिया है जी। अब वो दूसरा ले सकता हूँ क्या, कोवैक्सीन वाला? नहीं, आपने कोविशील्ड ली है तो आप कोविशील्ड ही लें, कोवैक्सीन नहीं लें। अच्छा। और दूसरा चीज सर, ये जो आप कई चीजों में आप बोल रहे हैं कि आपको ये है या नहीं है कोविड है, तो इसमें आप सिंपल वे में अगर देखें तो बेसिकली पल्मोनरी बीमारी से कनेक्टेड होता है, मतलब खांसी और दमा वगैरह से। तो उसका ट्रीटमेंट दे में तो प्रिकॉशन के रूप में बेटर है ना पल्मोनरी में, रादर देन गोइंग, बिकॉज अदरवाइज ये हॉस्पिटल का बिल बड़ा आ रहा है कोविड के नाम से। मैंने शुरुआत में आपको कहा, माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर केसेस में आपको हॉस्पिटलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हॉस्पिटलाइजेशन का तभी सोचें जब आपका ऑक्सीजन का लेवल गिरते जा रहा है, मतलब 94 92 से नीचे अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन है आपका, तो फिर आप हॉस्पिटलाइजेशन होने की सोचें। 94 प्लस है तो आप होम बेस्ड ट्रीटमेंट में रहें, आप बिल्कुल भी हॉस्पिटल ना जाएं और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट लेते रहें। हॉस्पिटलाइज होने के लिए तुरंत हो गया, पॉजिटिव आ गया तो हॉस्पिटल हो जाए, नहीं, ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल भी। सर आपके पास टाइम अभी भी 42 हैंड रेज है, तो हम सबको तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 1-2 जिज्ञासाएं और ले सकते हैं। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि हमारे पास बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, अभी भी 44 हैंड रेज है, तो अगर आपके पास समय है तो हम क्या 1-2 जिज्ञासाएं और ले सकते हैं? टाइम तो वैसे होने वाला है। मेरी तरफ से कोई ना नहीं है, आपको जितना समय चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर। नंद किशोर जी जैन, उनके बाद मुकेश जी डूंगरवाल। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मेरी बात सुन पा रहे? सर मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी उम्र करीबन 53 साल है, उनको कल एंटीजन में कोविड पॉजिटिव निकला, तो वो फेविफ्लू और आपका विटामिन जिंक ये सब ले रहे हैं, लेकिन उनको फीवर है और खांसी है, तो अभी उनको क्या करना चाहिए खांसी के लिए? और ऑक्सीजन लेवल उनका कितना है? 97 96 आ रहा है। ठीक है, तो फ्लेविफ्लू आपने शुरू कर दिया है? हाँ तो ठीक है, शुरू कर दिया है तो आपने डॉक्टर की सलाह से किया या खुद ही कर दिया? नहीं, हमारे रिलेटिव डॉक्टर है, उनसे पूछ के मैंने चालू किया था। तो डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल करें। अगर खांसी ज्यादा आ रही है तो गार्गल कर ही रहे होंगे, स्टीम भी ले ही रहे होंगे मेरे ख्याल में। तो आप एक बाजार में कोई भी कफ सिरप, कफ सप्रेसेंट कोई भी आप खरीद ले, बहुत सारी कंपनियों के, अच्छी कंपनियों के कफ सिरप्स आते हैं। आप कोई भी एंटी टसिफ कफ सिरप, मतलब जो खांसी को
रोक के 2 तरह के कफ सिरप होते हैं, एक सांस के लिए भी होते हैं और एक खांसी के लिए भी होते हैं। जो पर्टिकुलरली खांसी के लिए है, जैसे रेड्डीज लैब का एक रीश्वास आता है कफ सिरप, वो आप ले लें, 2 चम्मच 3 बार करके देवें, उससे सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगी। और बाकी फीवर वगैरह आप जैसे कह रहे हैं कि अब ठीक ही है, और फ्लेवी फ्लू और बाकी आप दवाइयाँ ले ही रहे होंगे मेरे समझ से। हाँ सर। और एक विटामिन सी की टैबलेट जरूर दें उनको, 1 ग्राम। विटामिन सी, जिंक और ये सब ले रहे हैं। ले रहे हैं ना, ठीक है, तब फिर ठीक है। तो एक कफ सिरप कोई सा भी बाजार से आप खरीद ले अच्छी कंपनी का, और 2 चम्मच 3 बार करके दें, मेरे ख्याल में खांसी भी हो जाएगी। खांसी कंट्रोल होने में थोड़ा समय लगता है। और दूसरा जो एक हमारे जैन घरों में एक जो रात को उकाली जिसको कहते हैं हमारे, तो वो दें, और पान के पत्ते की उकाली बनवा करके दें आप, वो आपको काफी सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी। मुकेश जी डुंगरवाल, उनके बाद रूप जी सुराना। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछ रहा था, 2 प्रश्न है मेरे। जैसे कि हम एक तो जानते हैं कि जैसे डायरेक्ट यदि कोई आदमी हमारे सामने हो तो जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं, या चलिए जैसे भी हम आते हैं घर में हैंड वॉश करते हैं, लेकिन हम जैसे कपड़े पहन के गए, हम बाहर जाते हैं, हमारा दिन में लगभग 2 बार या 3 बार बाहर से आना घर में होता है, तो क्या उन कपड़ों से भी हमारे घर के सदस्य इन्फेक्ट हो सकते हैं क्या, यदि हम कहीं घर में बैठे हैं या फिर दूसरे सदस्य वहां बैठे तो? नहीं, जैसे ये सरफेस ट्रांसफर जो है वायरस का, मान लीजिए कि आप कांटेक्ट में आए हैं और आपके कपड़ों पे वो कीटाणु हैं, मौजूद हैं, तो अनटिल अनलेस वो टच करके आप अपने मुंह या नाक तक नहीं ले जाते हैं, आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। पहली चीज तो ये दिमाग में रख लीजिए। जैसे कोई भी है, आप अपना हाथ टच करके उससे फिर मुंह टच नहीं करें, नाक को टच नहीं करें, ये एकदम दिमाग में अच्छी तरह से रख लें, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर आपको शक है कि भाई आप कोविड इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आए हैं, उसने छींका है या खांसा है जिससे आपके कपड़े इन्फेक्टेड हुए हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें बस माउथ और नोज को टच ना करें, और घर आते ही उनको इमीडिएटली धोने में डाल दें। जैसे डॉक्टर साहब हम कहीं जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति बैठा हो, हम वहां बैठे हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं क्या? देखिए, चांसेस सब जगह है। मैंने फिर कहा कि आप सरफेस इन्फेक्शन जो है, जो सरफेस के थ्रू ट्रांसफर होता है, अनटिल अनलेस आप उसको श्वास तंत्रिका के पास नहीं ले जाते हैं, तब तक वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे आपने अगर मास्क लगाया हुआ है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, मास्क को कभी भी टच नहीं करें। लोग अक्सर क्या करते हैं कि मास्क लगाया, कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मास्क को टच मत करें, क्योंकि अगर आप इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आए हैं और आप बार बार मास्क को टच करते हैं, तो आप मास्क तक उस कीटाणु को पहुंचा देते हैं, तो फिर वो सांस के द्वारा आप जा सकता है। तो मास्क पहनने का एक डिसिप्लिन है। वंस आपने मास्क लगाया है तो मास्क को टच नहीं करें। अगर ऊपर नीचे करना भी है तो उसकी जो डोरी जो आप कान में लगती है, उसको थोड़ा लूज या टाइट करके आप ऊपर नीचे भले ही कर लें, लेकिन मास्क की सरफेस को टच नहीं करें, तो आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। रूप जी सुराना, उनके बाद हेमा जी बाफना। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बुखार हुआ तो 3 दिन बुखार रहा, उसके बाद कोई और सिम्टम्स नहीं थे, ना खांसी है, ना नजला है, ना कोई, और बुखार भी 3 दिन बाद खत्म हो गया। तो और डॉक्टर के एडवाइस के आधार पर डॉक्सी और एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल सिंपल दी उसको, क्या टेस्ट की जरूरत है या नहीं? कुछ नहीं, आप बुखार से मतलब बुखार खांसी सर्दी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मस्त रहिए, कुछ नहीं करना है। थैंक यू। बी हैप्पी। हेमा जी बाफना, अंतिम जिज्ञासा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? सर मुझे ये पूछना है कि ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीमीटर का लेवल कितना होना चाहिए, और उसमें पल्स रेट का भी रहता है, तो वो लेवल 50 तक अगर पल्स रेट हो तो इज इट ओके? कि पल्स रेट, मुझे पल्स रेट का थोड़ा सा जानना था। पल्स का ऐसा है कि हर इंडिविजुअल की पल्स वेरी करती है। नॉर्मल जो हार्ट रेट है 60 to 90 के बीच में है, तो उसको हम लोग नॉर्मल कंसिडर करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एथलीट्स हैं, जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, उनकी बेसल हार्ट रेट कम हो रह सकती है, 50 भी रह सकती है, और वो नॉर्मल है।
नहीं सर, ऐसे में मतलब जैसे कि मैं हूँ या मेरे हस्बैंड है, जैसे कि हम तो कोई एथलीट है नहीं, फिर भी मेरे हस्बैंड की 50-50 रहती है, कितनी बार अभी नोट किया है। तो आप एक ईसीजी उनकी करवा ले, रूटीन ईसीजी। ओके। अगर उनकी हार्ट रेट, बेसल हार्ट रेट ही 50 है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर वो किसी बीमारी के चलते है, जैसे हार्ट ब्लॉक है, वो हो सकता है वो ईसीजी में क्लियर हो जाएगा। तो अगर ईसीजी नॉर्मल है बिल्कुल और हृदय की गति 50 ही है आपकी, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रादर वो आप ये समझिए कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जैसे कि वॉक करते हैं, थोड़ा सा कुछ वॉक किया या करेंगे तो उनका 60-65 हो जाता है, थोड़ा सा भी वॉक किया आप तो ठीक कोई है। भी बॉडी को एक्सर्ट जब भी कराएंगे, हर एक आदमी की हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करती है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बॉडी का मैं जिनकी जिज्ञासाएं आज नहीं ले पाई उनसे माफी चाहती हूँ पहले तो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आपने मैं एक सलाह और देना चाहूंगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारा समाज संपन्न समाज में गिना जाता है, तिरापन समाज जो है, मेजॉरिटी लोग अच्छे खाते पीते और संपन्न, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग इस समाज से आते हैं। मैं एक सलाह दूंगा कि जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और रह रहे हैं, वो 3 इक्विपमेंट अगर इंडिविजुअली ले सके तो ठीक है, इंडिविजुअली नहीं ले सकते तो आप 2 आदमी, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली मिल के ले ले। एक कार्डियक मॉनिटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, एक बाइपेप वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये 3 इक्विपमेंट की कीमत मैक्सिमम आपको 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में आएगी। ये 3 इक्विपमेंट अगर आपके पास होते हैं तो आप मॉडरेट टू सीवियर केस भी है तो आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अपने घर पे ही अपना इलाज कर सकते हैं। और ये तीनों इक्विपमेंट को हैंडल करना बहुत आसान है। कोई भी पैरामेडिकल आपको आकर के 5 मिनट में ये तीनों इक्विपमेंट हैंडल करना सिखा सकता है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हॉस्पिटल जाने की आपको जल्दी नहीं रहेगी। मॉडरेट टू सीवियर केस भी डॉक्टर के सुपरविजन में आप अपने घर पे ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, कीमत इसकी लगभग इन तीनों इक्विपमेंट की 1 से 1.25 लाख रुपए आएगी। तो कोई इंडिविजुअली अफोर्ड कर सकता है तो वो अपने घर में कम से कम ये कोविड काल में जरूर रखे, और नहीं कर सकते तो आप 2 फैमिली, 3 फैमिली, 5 फैमिली मिल करके एक सेट कर ले, ताकि कम से कम उन फैमिली में कोई भी इन्फेक्टेड होता है तो आपको घबराहट नहीं हो कि आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा, और आप मॉडरेट टू सीवियर केस अपने घर में ट्रीट कर सकते हैं। मैंने अपने घर में एक बेड ऐसा बना रखा है, हालांकि मेरे घर में मैं और मेरी वाइफ 2 ही हैं और कोई नहीं है, लेकिन 2 मेरी हॉस्पिटल भी है, वहाँ सारी सुविधा है, लेकिन फिर भी हुआ कि नहीं, अगर हो जाता है मुझे तो मैं घर में ही कर लूंगा। तो अगर आर्थिक संपन्नता वाले लोग ये 3 इक्विपमेंट अपने घर में रखें तो घबराहट आपको कम होगी और आप ट्रीटमेंट घर पे ही आराम से कर सकते हैं। ये एक जस्ट सलाह है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसा करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। कल हम फिर जुड़ेंगे, डॉक्टर पंकज जी लोढ़ा हमारे साथ होंगे। और आज आभार ज्ञापन के लिए मेरा निवेदन महासभा के महामंत्री श्री रमेश जी सुतरिया से। आराध्य के श्री चरणों में से भक्ति वंदना, परम पावन पूज्य प्रवर के श्री चरणों में से भक्ति वंदना। सम्माननीय विनोद जी, आज के हमारे मैं कहूँ वक्ता, गाइडर, डॉक्टर साहब, महासभा के पदाधिकारीगण, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पदाधिकारीगण, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और विशेष रूप से जय जिनेंद्र आज जुड़े हुए सभी हमारे श्रोताओं से। जैसा कि कविता जी ने बताया, पिछले 2 दिनों से महासभा तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के साथ एक ज्ञानवर्धक परामर्शक के रूप में कह दूं, वर्तमान परिस्थितियों में एक सहायता के रूप में कह दूं, इस संवाद चिकित्सकों से प्रारंभ किया और बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है। देश भर में हमारी सभी श्रावक समाज पूरी सेवा के साथ लगे हुए हैं। आज जिस रूप में डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी, हम क्यों अफेक्टेड हो रहे हैं, वायरस का वर्जन क्या है, वायरस किस रूप में हमें अफेक्ट कर रहा है, उसके बचाव के तरीके क्या हैं, मेडिसिन का उपयोग किस रूप में हो, इन सभी बातों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह और विस्तार से आप सबको समझाया। और उसके बाद हमारे अनेक
सदार्मिक बंधुओं के क्वेश्चंस का एकदम टू द बेस्ट ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन जो रिप्लाई दिया, मैं समझता हूं उनका जो परामर्श था, उनकी जो गाइडेंस थी, डेफिनेटली आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा एक जिसे कह सकते हैं मेडिसिन का काम करेगी। मैं पूरे महासभा परिवार की ओर से, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रसिद्ध करता हूं, आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। महासभा और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम सदैव आप सबके साथ है। साथ ही जो हमारे आज सदार्मिक बंधु इस प्रोग्राम में जुड़े, मैं उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर अपनी जिज्ञासाओं को समाहित करने हेतु आज के इस हमारे एपिसोड 2 का लाभ लिया। डेफिनेटली हम निरंतर इस रूप में चलते रहेंगे। कल पंकज जी लोढ़ा जो हमारे मुंबई से ही हैं, कल पुनः आप सबके साथ जुड़ेंगे। आप डेफिनेटली अपनी समस्याओं के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, साथ ही अपनी जिज्ञासाओं के साथ प्रस्तुत हों, उपस्थित हों और इस एक जो हमारा चल रहा है कार्यक्रम का लाभ लें। डॉक्टर साहब आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद पुनः। और वैसे भी मैं कहूँ डॉक्टर साहब बहुत सहज रूप से उपलब्ध हैं। मैं आपसे कुछ समय पहले जुड़ा था, लेकिन जो सहजता और सरलता में इनकी डॉक्टर साहब की देखी, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और हम कल पुनः जुड़ते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ। ओम अरहम। कविता जी के लिए मैं वैसे भी जनरली नहीं करता हूं, फिर भी आज आभार ज्ञापित करने का एक मौका मिल रहा है, मैं उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूँ, पूरी टीम के प्रति। ओम अरहम। सचमुच में आज ये बात तो मैं कहूंगी, ऐसे लगा कि हम क्लिनिक में बैठे हैं और हर जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और अपनी समस्याएं रख रहे हैं और डॉक्टर साहब वैसे ही उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओम ओम धन्यवाद। ओम